नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 का बुक इंडियाज फिजिकल इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडिया एंड लोकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के बारे में हम लोग सारी डिटेल्स देखेंगे, साथ में इसके जो लास्ट में एमसीक्यू है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियाज और लोकेशन। तो इंडिया के लोकेशन के बारे में इसमें बेसिकली बात की गई है। इसके लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब रिलेटेड इसमें बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। आपने तो इंडिया का मैप देखा ही होगा, तो वही इसी के बारे में बता रहा है। और नाउ यू क्लोजली एग्जामिनिंग द मैप ऑफ इंडिया फिगर 1.1। तो आगे जो मैप दिया हुआ है इसको मेनली इसको देखना है, और इसमें सारे स्टेट्स और इसके कैपिटल्स और इसके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितना तक है, इंडिया का एक्सटेंशन, ये सारे दिया हुआ है। और आगे देखते हैं। मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो हो जाएगा इंडिया का वो 96 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सटेंड है यहाँ तक, तो लगभग 98 डिग्री ईस्ट तक इसका जाएगा। और वैसे ही अगर वेस्टर्न साइड में बात करें तो इसका 66 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। और वही अगर नॉर्दर्न लैटिट्यूड की बात करें नॉर्दर्न साइड का, तो एक्सटेंशन है लगभग 36 डिग्री नॉर्थ तक का है। और वही अगर सदर्न में बात करें तो सदर्न टिप तो 8 डिग्री नॉर्थ तक है, लेकिन अंडमान निकोबार का तो एक्सटेंशन यहाँ तक है, तो लगभग ये 6 डिग्री नॉर्थ तक इसका चला जाता है। और आगे देखते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर in the north to the Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east to the Gujarat in the west। तो कश्मीर इन द नॉर्थ, लेकिन दो डिवीजन ये जो न्यू यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो उस हिसाब से अगर टेक्निकली देखा जाए तो लद्दाख इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इसका पड़ेगा। और जो कि पहले तो जम्मू कश्मीर पूरा एक था, तो वो कश्मीर के नाम से बोल देते थे, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकली लद्दाख पड़ेगा। और सदर्न मोस्ट पार्ट तो ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो वो सदर्न मोस्ट टिप हो गया यहाँ पे। और ईस्टर्न मोस्ट का पार्ट बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट है, और वैसे ही वेस्टर्न का बात करें तो गुजरात इन द वेस्ट है। यही चीज इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया द मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो हो गया। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। जो इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट है, मतलब कि जो इंडिया की जो मैप हो गई और इसका जो सी कोस्ट हो गया, इंडिया का एक्सटेंशन सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल जो बात कर रहा है, तो यहाँ तक इसका टेरिटोरियल वाटर ही आता है। मतलब यहाँ तक इस कंट्री को माना जाएगा। अगर इस सी में अगर कुछ भी है तो वो इंडिया का ही इलाका, कंप्लीटली इंडिया का इलाका पड़ेगा। इसमें 100% इंडिया का ही कंट्रोल होगा। ये पूरे सी रूट में चारों तरफ ये पूरा जो 12 नॉटिकल माइल है, मतलब कि 22 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ये पूरा इंडिया का ही पार्ट पड़ जाता है। इसको टेरिटोरियल लिमिट कहते हैं इंडिया का। ठीक है, और जो नॉटिकल माइल है इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। तो नॉटिकल माइल अबाउट 1.8 किलोमीटर होता है अगर इसका किलोमीटर में नापा जाए, और स्टैट्यूट माइल होता है ये 1.6। ये लैंड के लिए नापा जाता है स्टैट्यूट माइल, और नॉटिकल माइल सी के लिए नापा जाता है। ये दोनों में बेसिकली अंतर है, बाकी दोनों डिस्टेंस ही नापा जाता है दोनों से। अगर सी में नापना है तो हम नॉटिकल माइल से नापते हैं, और लैंड पे तो स्टैटिकल माइल से नापते हैं। आवर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। जो अपना सदर्न बाउंड्री है वो अंडमान निकोबार तक, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ तक। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ सच ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। जो इंडिया का जो अप्रॉक्स 30 डिग्री का रेंज पड़ जाता है ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ दोनों साइड से 30 डिग्री का जो एक्सटेंशन पड़ जाता है, इसमें क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या, ये सब हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। वही चीज बता रहा है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, they are roughly about 30 degree, whereas the actual distance measured from north and south is 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट इज ओनली 2009। ये जो डिफरेंस हो जा रहा है लगभग 250, मोर देन 250 किलोमीटर। ऐसा क्यों? जबकि दोनों साइड तो अगर हम बात करें तो
इधर से मतलब नॉर्थ टू साउथ लेके जाए तो डिग्री में तो सेम पड़ रहा है, लगभग 30 का पड़ रहा है इधर से इधर, लेकिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जब सेम पड़ रहा है तो डिस्टेंस क्यों वेरी कर जा रहा है? 250 किलोमीटर का लगभग का डिस्टेंस क्यों वेरी कर जा रहा है, यही इसमें पूछना चाह रहा है। इसका रीजन क्या है? तो इसमें तो बोला कि चैप्टर 3 में, लेकिन इसमें बता दिया है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम इन द बुक प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी जो पार्ट 1 है उसमें दिया हुआ है। लेकिन इसका जो रीजन है पार्टिकुलर कि क्या रीजन है ये बता रहा है। द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू longitude decreases toward the pole whereas the distance between two latitude remain the same everywhere। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मैप दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर। इस मैप में अगर देखते हैं तो ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर जो सबसे लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉन किया जाता है अर्थ पे, इससे पैरेलल में ये ड्रॉन करते जाता है अलग अलग एंगल पे। 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे जाता है, उसी तरह अगर साउथ में जाता है साउथ में 90 डिग्री तक जाता है, और ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते हुए वेरी करता है। जब जितनी भी डिग्री लाइन्स है ये सब इसके पैरेलल होती हैं। अगर इसके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से यहाँ तक तो वो हमेशा सेम होगा। अगर पार्टिकुलर से 30 डिग्री का यहाँ पे लेके चलते हैं तो हर 30 डिग्री पे सेम, अगर 1 डिग्री का भी लेते हैं हर 1 डिग्री का सेम होते जाएगा। इस कारण अगर जो लैटिट्यूड का अगर डिस्टेंस नापा जाए तो हम हमेशा सेम हो जाएगा। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं तो सारी लाइन से है तो ये एक तो जो ग्रीनविच मीन टाइम जो ड्रॉ कर दिया गया है 0 डिग्री पे तो ये तो ठीक है, बाकी इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया, लेकिन एग्जैक्टली ये पैरेलल नहीं होती है, ये नॉर्थ और साउथ को पोल्स को जोड़ती है। उसके कारण होता क्या है कि पोल्स पे तो सारे लाइन्स को एक साथ आ जाती है, मतलब मिल जाती है, और जो इक्वेटर के रेंज के पास रहती है तो वो काफी ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहती है। और जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड कम होती जाती है, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं कि इसमें पोल टू पोल को मैच किया गया, मिली हुई लाइन ये दोनों। तो उसी कारण से इक्वेटर से जैसे जैसे अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड कम होती जाएगी। यही कारण है कि जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड का जो ईस्ट टू वेस्ट अगर मेजर कर रहे हैं तो वो कम आ रहा है, बशर्ते कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ मेजर कर रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लैटिट्यूड तो सब बराबर है, दोनों का अगर डिग्री में अगर डिफरेंस देखा जाए तो बराबर आएगा। और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो जो ईस्ट टू वेस्ट है वो इसमें वेरी कर जाता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ये वेरी कर जाता है, इसी कारण ये वेरिएशन आ रहा है। यही चीज में बताया हुआ, द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो यही रीजन है, इसी कारण लैटिट्यूडनल डिफरेंस और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इंडिया का वेरी कर जा रहा है 250 के, बशर्ते कि दोनों 30 डिग्री का ही है, जैसा कि बता रहा है 30 डिग्री का ही, बट ये वेरी कर जा रहा है। अगर ईस्ट टू वेस्ट नापते हैं तो आ रहा है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ नापते हैं तो ये 3214 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट द southernmost part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone। ठीक है, तो जो सदर्न पार्ट है वो 23.5 डिग्री का, अगर आप मैप को देखें तो जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से लगभग क्रॉस कर जाती है। तो इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है ये तो आप 8 डिग्री नॉर्थ तक 6 डिग्री तक तो मैक्सिमम एक्सटेंड करते, तो 0 डिग्री इक्वेटर है उसके लिमिट में आ जा रही है, मतलब कि 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट ये पड़ जा रहा है, इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे और इसको ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, और इसका जो 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे और वार्म टेम्परेट जोन कहेंगे। तो 2 लोकेशन आ जाते हैं इस इंडिया में। बाकी दिस लोकेशन रिप्रेजेंट फॉर द large variation in the landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country। इसके कारण मतलब कि सब ट्रॉपिकल जोन के कारण और जो ट्रॉपिकल जोन के कारण, दोनों जोन, जो ट्रॉपिकल जोन पड़ जा रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ के साउदर्न पार्ट और 23.5 डिग्री नॉर्थ के अपर पार्ट में सब ट्रॉपिकल जोन है। तो इसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है इंडिया में। Now let us observe the longitudinal extent and its implication on Indian people। ठीक है, from the value of longitude it is quite
discernible that there is a variation of nearly 30 degree, ठीक है, which cause the time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. जो 30 डिग्री का एक्सटेंड हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यहाँ से अगर देखते हैं तो 66 डिग्री ईस्ट से लेके 96 डिग्री ईस्ट तक जा रहा, तो 30 डिग्री अप्रॉक्स का डिफरेंस जो आ जा रहा है, इसके कारण हर 15 डिग्री पे 1 आवर का टाइम चेंज होता है. तो अगर हम गुजरात के एकदम सदर्न टिप का अगर यहाँ पे टाइम नोट करें और एकदम अरुणाचल के ईस्टर्न मोस्ट का टाइम अगर नोट करें तो 2 आवर का लगभग डिफरेंस पड़ जाता है. लेकिन इंडिया का तो टाइम जोन एक ही है, इसी के बारे में इसमें बात हो रही है कि ये कैसे एडजस्ट किया गया है. विच काउज द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो एक ही है, हर जगह पूरे इंडिया में चलते हैं तो एक ही टाइम चलता है. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो पूरे कंट्री को एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया, मतलब कि एवरेज लेके एक ऐसा लॉन्गिट्यूड लिया गया है कि जो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, ठीक है, जो कि लगभग कंट्री के सेंटर से जाए और टाइम ऐसा एडजस्ट किया जाए कि कहीं पे भी हम जाए तो वो लगभग बराबर सन हो, मतलब बराबर टाइम दिखाए. वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अबाउट 2 आवर अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर. 2 आवर का जो डिफरेंस आता है अगर तो अगर कोई एक आदमी एक ही टाइम पे अगर सनराइज अगर देखता है अरुणाचल प्रदेश में और अगर इधर राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर या गुजरात के वेस्टर्न, तो लगभग 2 आवर का सनराइज में डिफरेंस है. लेकिन जो वॉच है, जो हमारी घड़ी है, वो तो सेम टाइम दिखा रही है. डिब्रूगढ़, इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, कहीं पे भी चल जाए, भोपाल में, चेन्नई, कहीं किसी भी पार्ट चल जाए सेम पार्ट दिखाती है. तो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? देयर इज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री एट 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, ठीक है. तो ये जो पार्ट है 7 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, ये हाफ एन आवर को डिनोट करता है. कैसे हाफ एन आवर को डिनोट करता है? तो पूरी जो अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है, पूरा अर्थ एक बार रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर जाता है, तो 360 डिग्री ट्रैवल करता है, ठीक है. 360 डिग्री कितना में ट्रैवल करता है? 24 आवर. तो 360 को अगर 24 से डिवाइड कर दें तो पर आवर, मतलब जब जब हमारे घड़ी में 1 आवर गुजरता है तो 15 डिग्री, इसको डिवीजन करेंगे अगर हम काटते हैं तो 15 आंसर आता है, ठीक है. तो हर 1 आवर गुजरने पे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 15 डिग्री मूव कर जाती है. तो 1 घंटा बीता तो मतलब 15 डिग्री, ठीक है. आधा घंटा बीता तो कितना होगा? तो 7.5 डिग्री. यही है 7 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि 7.5 डिग्री का चेंज हो जाता है अर्थ के रोटेशन में, ठीक है. तो ये आधा घंटे का. तो पूरे वर्ल्ड में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो ग्रीनविच मीन टाइम पे 0 ले लिया गया और उसके आगे फिर 1-1 घंटे का डिफरेंस लिया जाए, चाहे एक आधे घंटे का लिया जाए, तो आधे घंटे के हिसाब से तो ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन से क्रॉस होता है, लंदन सिटी से, ग्रीनविच से, वहां से अगर अर्थ का इंडिया का अगर लेके चला जाए तो 5 आवर 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे का यहाँ डिफरेंस रहता है. क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को कंसिडर किए, जो कि लगभग पूरे अगर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को देखें तो ये लगभग इस जगह पे आएगी, इस जगह पे. तो लगभग इंडिया को बीचों बीच बराबर टाइम पीरियड आ जाता है. तो इसी एक्सिस को हम लोग मान लिए. अगर इसको मान लेते हैं तो उस हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7.5 से, तो वही आ जाएगा 5.5 घंटे का ये डिफरेंस चला जाता है. यही चीज इसमें बता रहा है. That is why 82 and 30 degrees had been selected as a standard meridian of India. Indian standard time is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours and 30 minutes. There are some other countries where there are more than one standard meridian due to their vast east to west extent. For example, USA has 7 time zone. अगर बहुत ही लार्ज एक्सटेंस है, अगर लॉन्गिट्यूड का उस कंट्री का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कंट्री है, तो मोर देन 1 टाइम जोन रखा जाता है. ये चीज बताया गया. फ्यू प्लेसेस इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास. तो ये आप मैप में देख लीजिए, मैप में किस किस जगह से स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो 82.5 डिग्री है वो कहाँ से पास होता है, उसका बारे में आप किस किस स्टेट से पास होता है या किस किस सिटी से पास होता है. तो ये आप मैप वर्क है, आप मैप में देख के देख सकते हैं कि कहाँ है. इंडिया विथ इट्स एरिया ऑफ
2.28 million square kilometer account for 2.4% of the world's land surface area and stand as the 7th largest country in the world। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है लैंड एरिया, जो कि टोटल अर्थ का जो सरफेस है, जितना अर्थ पे जितनी सरफेस है उसका 2.4% है। ठीक है, और जो इंडिया का जो साइज कंपेरिजन किया जाए अगर पूरे बाकी की कंट्रीज में कि और भी कितनी कंट्री जो इंडिया से बड़ी हैं, तो इंडिया का पोजीशन 7th आता है। तो मतलब 6 कंट्री और भी हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। तो ये एक बार हम देख लेते हैं मैप में कि और कौन कौन से कंट्री इंडिया से बड़ी है। तो रैंक 1 पे आ जाता है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो रशिया, सबसे बड़ी कंट्री रशिया। उसके बाद कौन सा आ जाता है कंट्री? फिर कनाडा का नंबर आता है। उसके बाद कौन सी? फिर यूएसए का। तो यूएसए का ये वाला और अलास्का वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मिला के ये थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद कौन सा कंट्री आता है? चाइना आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? चाइना के बाद फिर ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना प्यारा भारत इंडिया आता है। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन 7th है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है। हिंट में मैं बता देता हूँ, कजाकिस्तान या अर्जेंटीना में से कोई एक कंट्री है। आपको कमेंट में बताना है कि 8वां पोजीशन पे कौन है साइज के हिसाब से। अच्छा, एक चीज और, रशिया के बाद कनाडा है, लेकिन अगर कनाडा को अगर ग्रीनलैंड से कंपेयर करें तो लगभग ये इसके बराबर पड़ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स तो बड़ा ही दिख रहा है। तो ग्रीनलैंड का नाम क्यों नहीं आया? भले ही डेनमार्क के पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, लेकिन ग्रीनलैंड भी तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस देखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि वही वाली बात आ जा रही, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है, लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस अगर इक्वेटर पर नापा जाए तो ज्यादा होता है, और धीरे धीरे पोल की तरफ चला जाए तो वो डिस्टेंस कम होता है। देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में ये कम है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो ये तो फ्लैट करके मैप बनाया गया है, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी पोल के पास हो जाने के कारण इसका जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंस है वो काफी कम है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड मैप में बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये छोटा है। तो रैंक 1 कंट्री हो गई रशिया। दूसरा, ये काफी एग्जाम्स में पूछता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो रशिया सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, फिर यूनाइटेड पर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं साइज को देखने से पहले एक बार जो मैप दिया हुआ है इंडिया का उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, और ये आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट अगर देखते हैं तो स्टेट नहीं है, लद्दाख अभी के लिए यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर दोनों अभी के लिए यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद थोड़ा साउथ में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है, जिसकी कैपिटल हो गई शिमला। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा साउथ में आते हैं तो पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट पड़ते हैं, दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद दिल्ली आ गई अपनी कैपिटल, वो भी एक यूनियन टेरिटरी हो गई। हिमाचल प्रदेश के अगर हम साउथ में चलते हैं तो उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी हो गई? देहरादून हो गई ये। उसके बाद अगर और साउथ में चलते हैं, उत्तराखंड और हरियाणा के बाद और साउथ में चलते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी कैपिटल क्या हो गई? लखनऊ हो गई। और इसके अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसके वेस्ट में चले जाते हैं तो राजस्थान पड़ता है, जिसकी कैपिटल हो गई जयपुर। अब वेस्टर्न पार्ट में बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट में गुजरात पड़ जाता है, इसके कैपिटल हो गई गांधीनगर। और इसके थोड़ा और साउथ में आते हैं तो महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी पड़ता है दमन एंड दीव, पहले अलग अलग था, अभी मिला के एक कर गया, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब हम सेंट्रल पार्ट में बात करें तो सेंट्रल पार्ट में आ जाता है अपना मध्य प्रदेश, नाम से ही क्लियर है मध्य प्रदेश है तो सेंट्रल पार्ट, तो इसकी कैपिटल भोपाल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो लगी हुई स्टेट है वो कौन सी? छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल कौन सी हो गई? रायपुर। ठीक है, अब ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है तो ऊपर में अगर नेपाल से उत्तर प्रदेश, और उधर इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से लगती है बिहार, उसकी कैपिटल पटना। उसके बाद साउथ में चले जाएं तो झारखंड आता है, झारखंड का कैपिटल हो गई रांची। उसका और थोड़ा साउथ में आते हैं तो उड़ीसा पड़ता है, इसकी कैपिटल हो गई भुवनेश्वर। ईस्टर्न पार्ट में और आगे चलते हैं तो ये वेस्ट बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। ठीक है, इसके बाद जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में तो ये स्टेट्स आ गया, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 7 सिस्टर्स पड़ते हैं +1 सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम की कैपिटल हो गई गैंगटॉक। ठीक, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट हो गई असम।
आसाम लगभग बाकी जितनी 6 सिस्टर्स इसकी आसाम को मिला के 7 सिस्टर्स बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और आसाम के जो स्टेट बाउंड्री है वो लगभग सभी जो बाकी के 6 स्टेट हैं एक्सेप्ट सिक्किम ये सबसे लगती है। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गई तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, आसाम की कैपिटल तो दिसपुर है, याद रखिएगा आसाम की कैपिटल एग्जाम में पूछता है बार बार, दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है क्योंकि असेंबली यहाँ की दिसपुर में है। उसके बाद आसाम से अगर थोड़ा साउथ में चले तो मेघालय की कैपिटल हो गई शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बाद अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, उसके बाद मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, और उसके बाद मिजोरम की कैपिटल ऐज्वाल। उसके वेस्टर्न साइड में एक स्टेट पड़ते हैं त्रिपुरा के कैपिटल हो गए अगरतला। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। अब चलते हैं सदर्न पार्ट में। तो सदर्न पार्ट में एक वेस्टर्न ये गोवा पड़ गया, गोवा का कैपिटल हो गया पणजी। उसका कर्नाटक का कैपिटल हो गया बेंगलुरु। उसके बाद तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का भी अभी के लिए कैपिटल हैदराबाद ही है। उसके बाद और साउथ में चलते हैं तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, और तमिलनाडु के अगर वेस्ट में देखते हैं तो केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है वो भी हम लोग देखते चलते हैं, पुंडीचेरी का एक पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है, एक पार्ट थोड़ा सा पार्ट केरल में पड़ता है और थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीनों मिला के पुंडीचेरी ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी और हो गई, एक लक्षद्वीप आइलैंड, इसकी हेडक्वार्टर हो गई करावती, और अंडमान निकोबार इसकी हेडक्वार्टर हो गई पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारी सारी स्टेट 20 स्टेट हो गई। एक बार यूनियन टेरिटरी को फिर से देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 इधर हो गए, नॉर्दर्न पार्ट में 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ और दिल्ली 4 हो गए। उसका वेस्टर्न पार्ट में गए दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव 5 हो गए। उसके बाद पुंडीचेरी जो 3 स्टेट में मिला के ये 6 हो गए, और उसके बाद लक्षद्वीप 7 और अंडमान निकोबार 8, तो 8 हमारे यूनियन टेरिटरी। तो ये पूरा इंडिया का पार्ट हो गया। और इंडिया का पार्ट में अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इसके साथ म्यांमार लगा हुआ है, और अपर पार्ट नॉर्दर्न पार्ट में चाइना का बॉर्डर लगता है। उसके साथ सिक्किम का भी जो अपर पार्ट है यहाँ पे भी चाइना का बॉर्डर लगता है, और जो ईस्टर्न पार्ट और जो नॉर्थ ईस्ट का वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बांग्लादेश पूरा पड़ता है, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पड़ता है, और लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी चाइना का पार्ट पड़ता है। और इधर जो ईस्टर्न पार्ट है मतलब लद्दाख से लेकर नेपाल तक के जो बॉर्डर के बीच में ये भी चाइना का पार्ट लगता है। और जो बाकी इधर का जो उत्तराखंड का वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट और उत्तर प्रदेश से नॉर्थ बिहार से नॉर्थ सिक्किम से वेस्ट वाला पार्ट ये पूरा नेपाल का बॉर्डर लगता है। और आसाम से ऊपर सिक्किम इधर भूटान का बॉर्डर लगता है। तो ये हो गया पूरा इंडिया का मैप। और अगर सी की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, और वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी पड़ जाता है, और इंडिया के नॉर्दर्न साइड में इंडियन ओशन पड़ जाता है। और तमिलनाडु से लगा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका। तो ये अपने इंडिया के चारों ओर जो जितने नेबरिंग कंट्रीज है और इंडिया के जो स्टेट ये मैंने सारे बता दिए। अब इंडिया के साइज के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो द साइज ऑफ इंडिया हैज इंडोर्ड हर विथ अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया का जो साइज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटीज मिलेंगे। Thus you may appreciate the presence of lofty mountain in the north। इंडिया के जो नॉर्थ है वो फोल्ड माउंटेन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब हिमालय के बारे में बात हो रही है। लार्ज रिवर सच एस गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियाँ हैं इंडिया में। मेनली जो बड़ी बड़ी नदी है उसके नाम दिए गए हैं, मोस्ट फेमस और बड़ी बड़ी नदी है। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। जो ग्रीन फॉरेस्टेड हिल है मतलब कि एकदम हरी भरी जो हिल है जिसमें पूरी पेड़ों से भरी रहती है, वैसी हिल्स कहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्ट में हो गई और साउथ इंडिया में है। एंड अ वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट मैप में दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा मरुस्थली का आता है, रेगिस्तानी इलाका है तो मरुस्थली कहते हैं। मैं फर्दर एप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ। इंडिया का जो बॉर्डर है वो हिमालय इन द नॉर्थ पे पूरा बाउंडेड है। हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, हिंदू कुश माउंटेन और सुलेमान रेंज ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में पूर्वांचल हिल्स है, एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडियन ओशन पूरा साउथ में, इट फॉर्म्स ए ग्रेट ज्योग्राफिकल एंटाइटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ वाले साइड में तो माउंटेन हो गया, यहाँ पे पामीर नॉर्थ हो गया, यहाँ पे सुलेमान रेंज हो गया, पूर्वांचल हिमालय हो गया, और इधर से पूरा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, और नीचे साइड से इंडियन ओशन। तो ये जो पूरा रीजन बनता है ये एक अलग ही आइडेंटिटी का बन जाता है, जिसको कहते हैं, इसकी अलग ही आइडेंटिटी आ जाती है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी आती है, जिसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें कौन कौन से कंट्री इंक्लूड होते हैं? तो इंडिया तो होता ही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को मिला के ये जो पूरी जो ज्योग्राफिकल बाउंडेड जो बन रही, इधर पहाड़ों से घिरी हुई, इस साइड से नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड से, और सदर्न साइड से ओशन से घिरी हुई, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से जो घिरी हुई जो पार्ट है, ये पूरे रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया ही नहीं आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां जाएगा तो उसका मतलब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, इस सब की बात हो रही है। आगे देखते हैं, द हिमालयस टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्टेड एज ए फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। हिमालय के साथ साथ दो और अदर रेंज जो सुलेमान रेंज और हिंदू कुश माउंटेन, ये सब जो पूरा जो बैरियर की तरह काम करता है, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खैबर एंड द बोलान, सिपकिला, नाथुला एंड बोमदिला पासेस। ये तो फिजिकल बैरियर का काम करता ही है, मतलब हिमालयस हो गया और सुलेमान रेंज, लेकिन इन सब के बीच बीच में कुछ पासेस हैं जहां से आया जा सकता है, जैसे कि खैबर पास, बोलान पास, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ गए, बाकी सब इंडिया में पड़ जाते हैं, सिपकिला पास, नाथुला पास, बोमदिला पास। ऐसे तो पास करना काफी डिफिकल्ट है, बस पास डायरेक्टली तो पास नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इन पासों के द्वारा ट्रेड रूट बने हैं और आना जाना भी इसी रूट से होता है। It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of Indian subcontinent। ये पूरा जो ब्लॉकेज है, मतलब एक बैरियर टाइप का, इसी के कारण हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक यूनिक रीजनल आइडेंटिटी हो जाती है। By reference to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across by traveling from Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Jaisalmer राजस्थान to Imphal in the मणिपुर। ये कहना ये चाह रहा, अगर हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं तो पूरा फिजिकल वेरिएशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम देखें मैप पे चलते हैं, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं तो पहले तो नॉर्थ में हमारे हिली एरियाज पड़ेंगे, उसका शिवालिक रेंज पड़ेगा तो थोड़ा कम, फिर उसके बाद मैदानी इलाका पड़ेगा। अगर हम राजस्थान की साइड से आ रहे हैं तो अलावरी रेंज का पड़ेगा, फिर आएंगे तो थोड़ा प्लेन लैंड, बैरन लैंड मिलेगा। उसके बाद फिर अगर मध्य प्रदेश क्रॉस करते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब क्रॉस करते हैं, तो वहां पे हमको नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, रिफ्ट वैली जो विंध्या रेंज का, ये इसका रिफ्ट वैली मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, फिर प्लेन लैंड मिलेगा, फिर प्लेट्यू, फिर ये दक्कन प्लेट्यू आएगा, फिर उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू आएगा, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये पूरा वेरिएशन आएगा। यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो फिजिकल वेरिएशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अगर वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे तो उसी तरह से गुजरात का है तो हल्का रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है, फिर उसके बाद जाएंगे तो मरुस्थली का इलाका पड़ जाएगा, फिर अरावली रेंज क्रॉस करेंगे, फिर प्लेन लैंड कुछ पड़ेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम लोग बिल्कुल ही प्लेन लैंड, फिर रिवर्स पड़ेंगे बहुत सारे, उसका बिहार से और प्लेन लैंड पड़ेगे। उसके बाद हम जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कहीं हिली रीजन है, कहीं बहुत रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का पूरा जोन पड़ जाएगा, तो वो काफी रिवर वहाँ पे वाटर इलाका है। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी है, उसके साथ जितनी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन सब में हिली एरियाज भी पड़ेंगे, काफी ग्रीन हिल्स होती है यहाँ पे। अरुणाचल साइड चल जाएंगे तो बहुत ही हाई रेंज ऑफ माउंटेन पड़ जाएगा। तो ये पूरा वेरिएशन बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा इंडिया में फिजिकल वेरिएशन मतलब मिलता है। आगे देखते हैं, तो ये पार्ट हो गया। आगे देखते हैं, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। ठीक है, दिस प्रोवाइड द कंट्री विथ ए कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर mainland and 7517 kilometer in the entire geographical coast of the mainland plus island group of Andaman Nicobar, Bay of Bengal and Lakshadweep in Arabian Sea। तो जो लैंड एरिया है, कोस्ट लैंड एरिया और मेन लैंड एरिया, तो ये दोनों का इतना इतना किलोमीटर है।
ये दस इंडिया इज ए कंट्री विच फिजिकली डाइवर्स एंड लैंड प्रोवाइडिंग ऑकरेंस ऑफ वेरिएड सोर्सेस। ठीक है, फिजिकल डाइवर्सिटी इंडिया पे, उसके बाद वेरियस रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद डू यू रिमेम्बर में एक बताया कि भुवन पोर्टल है एंड जो मैप बेस्ड पोर्टल है भुवन एनसीईआरटी पोर्टल, जिसमें अपने इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज और ये सब देख सकते हैं। इसका वेबसाइट दिया हुआ, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनिंग द लोकेशन ऑफ मैप ऑफ इंडिया एंड फिगर 1.2, ये दूसरी वाली जो मैप है इसके बारे में बोला देखने के लिए। यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये रेड सी से यहाँ बॉर्डर लेते हुए ये फिलीपींस और इंडोनेशिया का पार्ट होते हुए, ऑस्ट्रेलिया तो अलग है, ये इतना पूरा इसके साउथ और ये सेंट्रल पार्ट इसका इंडिया का लोकेशन है। ऐसे साउथ एशियन कंट्री में गिना जाता है इंडिया को, वैसे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से साउथ सेंट्रल पार्ट इसका बता रहा है कि लोकेशन है। बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। मेनलैंड तो नॉर्दर्न पार्ट गिरा हुआ है और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न पार्ट है अरेबियन सी और इसके सदर्न पार्ट में चल जाएंगे तो इंडियन ओशन। यही चीज बताने की जो कोशिश कर रहा है इसमें। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रोवाइड लिंक टू द नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर रूट। जो इंडिया का लोकेशन है इसके कारण जो मैरीटाइम लोकेशन मतलब कि सी रूट का लोकेशन और जो एयर रूट का लोकेशन है ये बहुत ही अच्छा लोकेशन पे, और यहाँ से सभी जगह की लोकेशन मिल जाता है, काफी प्राइम रूट पे इंडिया पड़ता है। अगर हम सी रूट की बात करें तो सी रूट इधर से अगर हम यूरोप से कनेक्ट होते हैं मेडिटेरियन सी के, रेड सी के थ्रू, सुएज कैनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू, ये मुंबई पोर्ट को कनेक्ट करता है सी रूट। और उसी तरह से अगर ईस्टर्न पार्ट में लेके चल जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ये कनेक्ट करता है चाइना और इधर कोरिया और ये आगे जाके जापान और रूस को। तो ये इंडिया का मेन रूट पड़ता है, यहाँ से सारी मोस्ट ऑफ द बल्क जो शिपमेंट होती है कच्चे तेल का हो गया या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये इंडियन ओशन का इसी रूट से होके जाता है, वाया इंडिया ही होगा या इसी इंडियन ओशन से होके गुजरता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें एयर रूट में, तो एयर रूट में वेल कनेक्टेड है इंडिया से बाकी यूरोपियन कंट्री और ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, ये सब अच्छा से कनेक्टेड है। ये मैप का चीज है, आप मैप आराम से बैठ के देख सकते हैं। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री बाय कंसल्टिंग द मैप। ठीक है, तो आप इंडिया के नेबरिंग कंट्री जो है उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर आवर नेबर्स। ठीक है, दो आइलैंड कंट्री है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अगर हम यहाँ पे बड़े मैप की बात करें तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट पड़ गया और इधर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। क्या डिफरेंस होता है दोनों में ये भी जान लीजिए। तो गल्फ हो गया कि एक ब्रॉडर रीजन होगा जो कि एक सी का बहुत बड़ा पार्ट एक लैंड एरिया में अगर घुसा हुआ है और ये काफी बड़ा एरिया है तो उसको हम लोग गल्फ कहेंगे। और स्ट्रेट हो गया कि एक पतली सी समुद्र की रेखा जो दो बड़े बड़े समुद्र को कनेक्ट करती है। मतलब अगर एक साइड से जाए तो काफी बड़ा समुद्र रहेगा, फिर एक पतली से समुद्र का ही पार्ट पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बड़ा पार्ट रहेगा, तो इसको कहेंगे स्ट्रेट। गल्फ हो गया कि बहुत बड़ी सी समुद्र के पार्ट हो गए जो कि लैंड के बीच में रहती है, तो उसको कहेंगे गल्फ। डू यू थिंक दैट द फिजिकल बैरियर इज द हिंड्रेंस इन द इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्री इन द मॉडर्न टाइम्स? गिव रीजन। अगर आपको क्या लगता है कि अगर जो हमारा फिजिकल बैरियर जो है हिमालय का और जो इधर सही का, ये कोई नेबरिंग कंट्री से इंटरेक्शन में बहुत दिक्कत है, हिंड्रेंस करता है। गिव सम एग्जांपल हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफिकल्टी इन द प्रेजेंट। अगर कुछ इसमें हिंड्रेंस होता है तो इससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक्टिविटी है ये आपको पढ़ने का। ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया ऑन द एटलस। भुवन एनसीईआरटी पोर्टल पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन सा है उसको आप एक बार नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्टिविटी है। अब आते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू बनाते हैं। सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ये वाला सही है।
which one of the following countries share the longest land frontier with the India? इंडिया के साथ शेयर करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा कंट्री सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर इन द एरिया देन इंडिया? इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया से बड़ा एरिया किसका है? तो मैंने तो सबका लिस्ट बताई, उस हिसाब से अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो चाइना का ही नाम आता है। चाइना इंडिया से 4th पोजीशन पे, चाइना इंडिया 7th पोजीशन में अगर लैंड एरिया की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? अभी मैंने बताया इसका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.30 डिग्री ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसका करेक्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 मिनट, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आपको आराम से इस चैप्टर मैंने बता दिया, इसमें आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।